दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेज़र, थैंक यू चिमा साहब। तारड़ साहब एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि हाल ही में आपको पता है एक वर्चुअल समिट हुई थी ब्रिक्स की जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर जिसमें कुछ 17 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को बुलाया गया। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उसकी जो सरबराही है वो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग कर रहे थे और आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें ये कहा है कि बेसिकली जो ब्रिक्स की जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मेंबर की वजह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ब्लॉक की गई है, यानी कि इंडिया की बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन। आप इस डिप्लोमेटिक सेटबैक को कैसे देखते हैं और ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं? चीमा साहब, इस चीज के बारे में मैं इसको 2-3 मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड करना चाहता हूं। सबसे पहला तो पोर्शन ये है, इसके क्या चाइना भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है पाकिस्तान की दोस्ती को कंपेयर किया जाए? क्या पाकिस्तान की दोस्ती के खातिर चाइना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है? ये दो सवाल। अब इस दो सवालों का जवाब ये है कि पिछले पिछले 50 सालों में चाइना की तरक्की क्या है। चाइना की तरक्की ज्यादा से जो मैं एज एन अमेरिकन, मैं शायद हो सकता है इसमें एग्जैजुरेट कर रहा हूं, लेकिन काफी हद तक मैं इसमें मैं ठीक हूं कि चाइना ने अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिजल्ट में तरक्की की पिछले 50 सालों में। चाइना खुद आईफोन नहीं बना सका, वो अमेरिका ने बनाया, उसकी कॉपी की गई। फेसबुक बना तो यहां बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहां बना है, कोका कोला सारी दुनिया पी रही है, चाइनीज ब्रांड आप देख रहे हैं उनके हालात क्या है। बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। तो इन हालात में, और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा डायलॉग भी, एक ऐसा ग्रुप जो डायलॉग कर रहा है कि वो कहते हैं कि भारत के चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए। अब उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक करता है, तो आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है वो कहां बेचेंगे फिर आप? अब तीसरी उसमें मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया के पास एक फ्री पास है, जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोई सकत नहीं रखता किसी बारे में। और जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, आपके मुआशी, सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और करप्शन की स्टोरियां, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ख्याल है आपको, किसी किसी लिहाज से, किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। आपका क्या ख्याल है कि चाइना या भारत, ये दूसरे ममालिक नहीं देख रहे कि आपके इस वक्त दो प्राइम मिनिस्टर है, एक इस्लामाबाद में है, एक लंदन में है। पंजाब का एक सूबा जो है पंजाब, वहां पे दो चीफ मिनिस्टर है, दो गवर्नर है, उनको नहीं पता इन चीजों का? तो इन इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। चाहे वो अगले दिन जिस तरह बात कर रहे थे कि G20 समिट, उन्होंने उसको आपके कश्मीर में उन्होंने उसकी मीटिंग रखी है, वो रखेंगे। चाइना आपको मर्जी होगी तो बुलाएगा, भारत अलाउ करेगा तो बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने $26 बिलियन उनसे लूटा है। आपने ओवर प्राइसिंग करके, डबल पर आप बिलिंग करके, फिर उसके बाद ये है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए, उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये उसी का रिजल्ट है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि आपकी रूलिंग एलीट के माथे पर बल ही नहीं किसी चीज का। 5-6 हजार जो आपके डुअल नेशनल, जिनकी बीवियां डुअल नेशनल या जिनके बच्चे डुअल नेशनल हैं पाकिस्तान में, उनको चाहे $1,000 लीटर प्राइस बढ़ जाए, चाहे $500 का हो जाए, उनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि उनकी आमदने डॉलरों और पाउंडों में। इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं, आप जिस टॉपिक पे हम दोनों बात कर रहे हैं,
किसी एंकर ने इस पे प्रोग्राम नहीं किया। G20 जो कश्मीर में हो रही है, किसी एंकर ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। क्यों करेंगे वो? क्योंकि कौम का इंटरेस्ट ही नहीं है। कौम करप्शन से निकलेगी तब इन चीजों में बात होगी। कौम नेशनलिस्ट होगी, फिर इन चीजों में बात होगी। कौम मुआशी तौर पर आजाद होगी, फिर इन चीजों में बात होगी। इस वक्त आपके नुमाइंदगान आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के कदमों में डेफिड पेट्रोल लेने के लिए कदमों में पड़ जाते हैं। खान साहब ने जो आपको हकीकी आजादी बता रहे हैं, जो खुद मुख्तारी का जो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, खान साहब पहले ये देखें कि आप मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हैं। आईएमएफ के लिए आपने खुद लेजिस्लेशन की थी। आपने कहा था कि मैं आईएमएफ के सामने जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। आपने ऐसे सख्त अल्फाज आपने अदा किए, लेकिन किसी के जूं पर तून गुजरी। आपने तंग आकर वही फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में तैनात किए जो जरदारी साहब के दौर के थे, जो आईएमएफ के मुलाजमीन थे, जो आईएमएफ के पेरोल पर थे। लेकिन ये कि बस आप कौम को जिस तरीके से खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना रहे हैं, कौम बेवकूफ बन रही है। अफसोस, फिर एक दफा कहूंगा कि पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी लीडर के पास, किसी सियासी पार्टी के पास, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह होगा। और जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो इसी तरह दुनिया में जलीलो ख्वार होता रहेगा। दरअसल ये जो आप सिनेरियो इस वक़्त दे रहे हैं, और मज़े की बात ये है कि इन मुश्किल सवालात के कुछ जवाब भी नहीं देता, ना कोई पार्लियामेंट में जवाब देता है, ना कोई मीडिया में जवाब देता है। इसके साथ-साथ मैं आपको तार साहब लेके जाना चाहता हूँ, G7 की एक मीटिंग हो रही है बल्कि जर्मनी में, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तार साहब, मिडल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तार साहब, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं? या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो टूटी फूटी थी, वो खान साहब ने वो मरासले के जरिए खत्म कर दी। खान साहब ने आके आपको किस तरीके से आइसोलेट नहीं किया। खान साहब अमेरिका के खिलाफ, मेरा मकसद उनके इस वक्त खिलाफ खड़े हैं। चाइना आपसे नाराज बैठा है, टीटीपी आप पर अटैक कर रही है, भारत आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास क्या चॉइस? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मेरा तो खुद क्वेश्चन मार्क है। मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। माजी में आपकी फॉरेन पॉलिसी यही रही है, जहां से पैसे आ रहे हैं आप उनके साथ टर्म्स है आपकी, जहां से पैसे नहीं आ रहे आप उनके खिलाफ हैं। आप कहते हैं हमारे उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी इसको थोड़ी कहते हैं। उससे पहले आपने ये किया कि आप रशिया अफगानिस्तान में आया, आपने उसको बड़े सही तरीके से बेचा। आपने इस्लामिक जिहाद को बेचा, बड़ा पैसा बनाया आपने। आप पाकिस्तानी कामयाब बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी कामयाब है दुबई में, लंदन में और टोरंटो में। पाकिस्तान के अंदर कामयाब नहीं है। आपने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पिछले 20-25 सालों में बेचा है, रिमार्केबल, रिमार्केबल। इतनी खूबसूरती के साथ आपने बेचा हर चीज को कि आपने अफगानिस्तान कैश कराया, आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट बेचा, आपने हर चीज बेची। आप यहां तक है कि अब इस वक्त भी आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंकरप्सी के सर पर पहुंचे हैं, लेकिन चाहते हैं कि दुनिया आपके एटॉमिक एसेट्स की वजह से फिर डॉलर की बारिश जारी रखे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था इस्लामिक जिहाद को बेचना, और आप बेचते रहे। बड़ी खूबसूरती से बेचा आप। ये पाकिस्तानी इज वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं। सिर्फ आप, अगर आप मुखलस नहीं हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, वरना आप हर काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने जिस तरीके से जाकर
तरक्कियां की हैं दुबई में, जिस तरीके से प्लाजे आपने बना लिए लंदन में, जिस तरीके से टोरंटो अमेरिका आप छा जाते हैं, 2 नंबर पैसा लेकर भागने में जितनी खूबसूरती आपकी है, मैं समझता हूँ किसी कौम के अंदर नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ आप मुखलस नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी अगर पिछले 74 साल की फॉरेन पॉलिसी को स्टडी किया जाए तो मेरे ख्याल में आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी थी हमेशा। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों से, बाहर के मुल्कों से पैसा लेकर उसको मेरा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकालने सीखे आज तक। दूसरा तो आपने काम ही कुछ नहीं किया। देखिए ना किस खूबसूरती से आप 120 से 140 नंबर पर आ गए एक साल के अंदर। खान साहब के कर्जों की लिस्टें देखें, जिस तरीके से उन्होंने कर्जे लिए, एक सिंगल ईंट नहीं उन्होंने लगाई पाकिस्तान के अंदर, एक नया प्रोजेक्ट। मैं मानने पे ये मैं खिलाफ था इस नारे के। वो कहते थे नवाज शरीफ का नारा ये लोग लगाते थे, चलो खांदा है कोई लांदा है। वो इसलिए तो सिर्फ खाया लाया कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं पिछले द्वार में मेरे जैसे लोग तंग थे करप्शन से। अब करप्शन के साथ बेवकूफी थी, नाअहली भी थी शामिल। खान साहब की टीम के अंदर ना सिर्फ लोग करप्ट थे, ना अहल थे, बेवकूफ थे, अंडर एज थे और नॉन इलेक्टेड थे। उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कोई वोट कोई हल्का ही नहीं था उसका। इन्होंने तो खूबसूरती की यकीन कर दी ना, मेरा मकसद। तो अब लेकिन अभी तक भी ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान से आया हूं। चीमा साहब आपकी रूलिंग एलीट परेशान नहीं लगी। आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में किसी जगह रेस्टोरेंट में शाम को खाने के लिए जगह अभी भी नहीं मिलती। आपकी V8 गाड़ियां रुकी नहीं है, वो वैसे ही भाग रही है, वैसे ही भाग रही है। आपके मैंने रूलिंग एलीट के माथे के ऊपर बल नहीं देखा कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वरीड हो, वो परेशान हो कि यार पाकिस्तान का फ्यूचर। आप क्या, मैं 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन हर घर के अंदर जनरेटर चल रहा है इस्लामाबाद। मेरे दोस्त बताते थे 20-20 हजार रुपए का रोजाना डीजल पेट्रोल चलता है उन जनरेटर्स में, डेली बेसिस में। और उनके माथे पे बल मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा मकसद है चीमा साहब, ये पाकिस्तानियों ने ही ठीक करना है पाकिस्तान को, दूसरे किसी ने नहीं करना। अफसोस ये है कि कि इस वक्त कौम जो है वो मफलूज हो चुकी है बेचारी। लोगों ने ख्वाब तब्दीली के जरूर देखे हैं, देख रहे हैं आज भी, लेकिन अफसोस है कि उनके सामने ना लीडरशिप है, ना सिंसेरिटी है, ना उनके अंदर नेशनलिज्म है, ना कोई किसी के पास कोई विल ही नहीं, ना प्लान ही नहीं है। खान साहब ही बता दें, मैं समझता हूँ इस वक्त अगर खान साहब अपने आप को लीडर समझते हैं, खान साहब ही किसी को बता देंगे मेरे पास कौन सा रोड मैप है कि मैं पाकिस्तान को इस तरीके से बचाऊंगा। कोई रोड मैप नहीं उनके पास। उस्मान बुजदार उनका था, वो वसीम अकरम प्लस था उनका वो। मेरा मकसद अब देखे ना, वो इसी तरह के लौंडे लपाड़े और 4-5-7 लेके फिर रहे हैं, आज भी वही है उनके पास। मैं तो बिल्कुल हैरान हूं। और जो सबसे बड़ा अलमिया है कि फॉरेन फंडिंग केस है, उसका फैसला नहीं आ रहा। पता नहीं वो क्या मजबूरियां हैं जो रोक रही हैं इन चीजों को। हालांकि दीवार पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर करप्शन हुई है। किस तरीके से शौकत खानम के फंड जो है उनको पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए, कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकाला। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये जब तक कौम नहीं उठेगी, अंदर से कोई लीडर नहीं उठेगा, तब तक आपकी निजात कोई नहीं है, आपका बचने की उम्मीद कोई नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मैं खुद खान साहब के लिए दुआएं मांगता रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने इस कौम को धोखा दिया मेरे ख्याल में, अब उसके बाद तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मैं अब क्या कहूं, इस वक्त आपका हर इंस्टीट्यूशन कोनों में ब्लैकमेल होके पड़ा हुआ है, बिल्कुल लाचार है। वो खुद अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरीके से नौज बिल्ला, मैं रोजाना फेसबुक के ऊपर जो गालियां देखता हूँ, ट्विटर के ऊपर जो गालियां आपके इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं, अल्लाह ताला माफी दे। और जिस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एक इंस्टीट्यूशन को बिलखसूस टारगेट किया जा रहा है, इसकी मिसालें नहीं मिलती और वो दे आर कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड। तो तार साहब अभी की पोजीशन तो ये है कि जो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी, जिसने इस मुल्क को इस लेके निकला था, आज पार्लियामेंट के अंदर सारे कोalition पार्टनर्स ने जो है वो उनको कहा है कि आप हमें पैसे नहीं देते, अभी तो 2.5 महीने हुए हैं
और सिंध ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे मामलात पीपल्स पार्टी के साथ ठीक कराएं, क्योंकि वो ज़िमनी इंतखाबात में ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी जो लोकल बॉडी इलेक्शन जीत गई है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज मैं तार साहब किसी एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो वो हमसे पूछते हैं कि जी आप मीडिया के लोग हैं, एनालिस्ट हैं, बताएं ये मुल्क सर्वाइव, उसने बताया मुझे कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं जो हम समझते थे आसमानों पे जा रही हैं, उसने कहा प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे गिर गई हैं, क्योंकि हर बंदे को पता ही है हुकूमत तो जा रही है, पता नहीं पॉलिसी क्या होगी, सुपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो तारड़ साहब, ये तो कोलिशन पार्टनर जो जो गवर्नमेंट है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इट विल विदर, ये बिखरती जा रही है। तो आप क्या देखते हैं, अगर ये बिखर गई तो हम तो मजीद जो है वो पॉलिटिकल क्योस में चले जाएंगे। आइंदा आप 6 महीने, साल महीने आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन आप अक्टूबर में देख रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अक्टूबर में होंगे, लेकिन सारे कोलिशन पार्टनर जो हैं वो जो शहबाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो हम किधर जा रहे हैं इस सेंस में? और प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में नीचे गिर गई हैं बिकॉज ये अनसर्टेनिटी की वजह से। बिल्कुल डेफिनेट आपने ठीक है, लेकिन इसमें जो मेरे 2-3 बयानात के बारे में बात करूंगा। जब आपको $2.3 बिलियन चाइना से मिला, तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने फौरन उसके साथ स्टेटमेंट छोड़ी थी कि असेंबलियां अपना टाइम पूरा करेंगी। लेकिन असेंबलियों में बैठा कौन है? मैं ये समझता हूँ ना, वहां पे राजा रियाज है, आपका अपोजिशन लीडर, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखी जाए तो वो कौन सी असेंबली है? ये कोई असेंबली है? दूसरी तरफ से देखें केयास उनका, कि पीटीआई के एमएनए कहते हैं हमने रिजाइन दे दिया, लेकिन सारा अपने पैसे जाकर रिसीव कर रहे हैं अपनी टीएडीए वगैरह। कमरे तक तो वो छोड़ते नहीं, कमरों पे उन्होंने स्टे ले लिए, कमरे खाली नहीं कर रहे वो इस्लामाबाद में। तो मैं ये समझता हूं। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, अगर कॉमन मैन को रिलीफ ना मिला इन दो चीजों को, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मसला 2.3 बिलियन पाकिस्तान में आना नहीं था, वो आ गया। आईएमएफ की किस्त भी शुरू हो जाएगी। मसला ये है कि इससे कॉमन मैन को रिलीफ मिलेगी, ये जनरल मैसेज तक इसका कोई फायदा जा सकेगा, तब तो ये शायद असेंबलियां पूरी अपना टर्म कर जाए। लेकिन अगर ये पैसे यहां वहां से आते ही दुबई लंदन वापस चले गए, तो अवाम सड़कों पर निकलेगी, खान साहब को और तकवीयत मिलेगी, वो फिर कहेंगे कि हम नहीं तो 3 टुकड़े हैं। तो उसके बाद इलेक्शन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसी साल के अंदर होगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया अक्टूबर। तो कुछ जो मेरा तजिया है, जो मैंने देखा है, कि ज्यादातर इस वक्त जो लोग, जो सोचने वाले समझने वाले, वो कहते हैं इलेक्शन इसी साल होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरा तजिया ये है, अगर आईएमएफ के पैकेज से रिलीफ कॉमन मैन तक पहुंच जाती है, $2.3 बिलियन का कॉमन मैन तक चला जाता है, तो शायद असेंबलियां अपने टर्म पूरी कर जाएं, वरना ये टर्म पूरी नहीं करेंगी, क्योंकि अवाम बेजार होगी, गर्मियां गुजर जाएंगी। खान साहब फिर दमादम मस्त कलंदर ये अपना डीजे बट को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पार्टियां अपनी शुरू कर लेंगे, और फिर एक मजहबी प्लस पार्टी शुरू कर देंगे, और उससे फिर तकलीफें बढ़ती जाएंगी, अगर कॉमन मैन तक रिलीफ नहीं पहुंचता। क्योंकि अभी तक तो जो खान साहब अपने पिछले जितने इन्होंने मंसूबे बनाए हैं, फेल हुए हैं। उसकी वजह ये हुई है कि एक तो मौसम बड़ा सख्त था, और दूसरा ये था कि जूं जूं टाइम गुजरता जा रहा है, इनके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं, चीजें भी सामने आ रही हैं, जो कि आने चाहिए। मेरी खुद ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो, कम से कम जो इन लोगों का अपने पिछले 3.5 साल की परफॉर्मेंस है, वो लोगों के सामने होनी चाहिए, लोगों को पता हो कि हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं। लेकिन इस पे ये मेरी जो राय ये है, अगर रिलीफ कॉमन मैन तक नहीं पहुंचती, तो इलेक्शन जल्दी होंगे। अगर ये आईएमएफ और $2.3 बिलियन रिलीफ टारगेटेड जगह पे पहुंच जाती है, तो शायद ये असेंबलियां 1 साल से ज्यादा गुजार सकें। अब मैं बात करना चाहूंगा सुपर टैक्स के बारे में और दूसरे टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेस के बारे में मैं, क्योंकि एक तो रिपब्लिकन हूं, दूसरा ये कि मैं प्रेसिडेंट रेगन और उनकी आइडियोलॉजी रेगनिज्म का बहुत बड़ा एक मदाह हूं। वो क्या थी? वो कहते थे टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। जब आप टैक्स लगाएंगे तो क्या होता है, आप जो भी सुपर टैक्स इंडस्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं या दूसरे टैक्सेस लगा रहे हैं, जिस दिन टैक्स लगता है शाम को वो पास ऑन करके पब्लिक पे प्रेशर डाल देते हैं, वो अपनी अशिया महंगी कर देते हैं, कोई उसमें रिलीफ नहीं होती किसी को। इन्होंने फरमाया कि सुपर टैक्स लगा के हम ये गुर्बत टैक्स है। गुर्बत टैक्स किस तरह होगा? जब वो प्राइस गरीब आदमी तक फौरन पहुंच जाएगी, अशिया महंगी होने में, तो गरीब को रिलीफ की बजाय उस पर तो मुसीबत आएगी। अब मैं सिंपल 2 लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी होती है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जितनी तेजी से जो वेल्थ होती है वो हाथ से
ट्रांसफर होती है जितनी उतनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब रेगन दौर में ये कहा, रेगनिज्म क्या है, वो कहते थे टैक्स ब्रेक दी जाए, अमीर लोगों को टैक्स में ब्रेक देंगे, इंडस्ट्रियलिस्टों को आप इंसेंटिव देंगे कि मजीद फैक्ट्रियां लगाएं, रिलैक्स करेंगे, तो वो अपनी एक्टिविटी को तेज करेंगे, मैन्युफैक्चर को बढ़ाएंगे, मजीद यूनिट लगाए जाएंगे, और उससे क्या होगा, जॉबें क्रिएट होंगी, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ तेजी के साथ सोसाइटी में आएगी, तो उससे हर एक को फायदा होगा, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, गरीब को भी फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड रेगनिज्म। तो मैं उसके हक में हूं। अब टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाना, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को यह करना पड़ेगा कि टैक्सेस को मजीद बढ़ाने के लिए रेगुलेशंस करेंगे, मजीद गवर्नमेंट के मुलाजिम हायर किए जाएंगे, उनके हाथ में छांटे देकर उनको कहा जाएगा टैक्स रिसीव करो। उसके साथ एक तो रेगुलेशंस बढ़ेगी, कारोबारी लोग घबरा कर या तो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे या अपनी प्रोडक्ट महंगी कर देंगे, करप्शन बढ़ेगी सोसाइटी में, तो अनरेस्ट शुरू हो जाएगी। टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन मेरे ख्याल में। टैक्सेशन करने से, ये गलत उसकी स्टेटमेंट है कि ये गुर्बत का टैक्स है ये, क्योंकि जिस दिन कोई चीज ये टैक्स लगाएंगे, शाम को प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, वो गरीब आदमी किस तरह खरीदेगा उसको। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल मेरे ख्याल में। टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाना चाहिए। इस वक्त हल पाकिस्तान का ये है, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, बिजली के हालात खराब हैं, इंडस्ट्री को सब्सिडाइज बिजली देनी चाहिए, उनको टैक्स ब्रेक देनी चाहिए ताकि वो ऐसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर कंपेटेबल हो बेचने के लिए। और दूसरा, इंपोर्ट को बैन करें बिल्कुल। और तीसरा, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज, जो बाहर से मशीनरी लाई जाती है उनके ऊपर टैक्स कम करें ताकि लोग इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं यहाँ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, आईटी की तालीम पर तवज्जो दी जाए। आपके अपने जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, खुदा जाए सोचें कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा और उसको जॉब कहाँ मिलेगी। मैं बार बार फिर वही जो कहता हूं कि मिलके दुआ करें पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लीडर मिले जिनके बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं। इस वक्त आपके जितने रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है कि बिजली हो, कंप्यूटर हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे तो किंग्स कॉलेज पढ़ते हैं, उनके बच्चे टोरंटो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके सेहत पे क्या असर है। घरों में मैंने आपको बताया कि 20-20, 25-25 हजार का डीजल पेट्रोल डेली बेस पे जलाकर घरों के अंदर उनके जनरेटर चल रहे हैं। उनको 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 क्या पता है कि बाहर जिस बंदे की तनख्वाह एक महीने की 25,000 है, उसका क्या बनेगा। डॉक्टर साहब, आप बार-बार एक बात करते हैं कि एलीट को जो है वो अभी भी अय्याशी कर रही है और सारा कुछ है, और पेट्रोल बड़ा महँगा हो गया। ये आखिरी मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये बताएँ तारड़ साहब, तो गरीब आदमी सड़कों पे क्यों नहीं आता? ये क्यों प्रोटेस्ट कभी आपने नहीं देखा? अगर पेट्रोल रिसेंटली ₹85 लीटर बढ़ा है, मतलब हर लीटर के पीछे ₹85 ये पिछले 1 महीने डेढ़ में बढ़ा है, लेकिन कोई बंदा सड़कों पे नहीं आया, लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, लोग मसरूफ हैं, लोग सड़कों पे नहीं आना चाहते क्योंकि वो समझते हैं वक़्त ज़ाया होगा, या कि लोग जो है वो पंजाबी कहते हैं सौखे ने? तो आप क्या समझते हैं, मसला क्या है कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते? कभी एक दिन भी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं, उसमें मेरी जो मैंने जो देखा चीजें इस वक्त, कि आप पाकिस्तान के अंदर लोग ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले बड़े अरसे से माजी में लोग वोट डालते कहीं थे, जाते कहीं हैं। लोग आपके पॉलिटिकल सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, लोगों को वे आउट नजर नहीं आता। और दूसरा तबका एक ऐसा है, को सुबह की खा लेता है, उसको शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कहता है मेरे सड़क पे जाने पे क्या असर पड़ेगा। आपके आपके पाकिस्तान में लोगों को मार मार के आपके ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया गया है। सोचने की सकत ही नहीं बरतते बेचारे। हर एक को पता है, हर के हाथ में स्मार्ट फोन मौजूद है। जो खबर सुबह निकलती लाहौर में, शाम को मंडी बहुत दिन पहुंच जाती। लेकिन वो क्या करें बेचारे, लोग मायूस हैं, लोग डिसअपॉइंटेड है। आप मुझे ये बताएं, 3.5 साल पहले मेरे जैसा बंदा भी जो बेवकूफ बना है तब्दीली के ख्वाब में, आपका क्या ख्याल है जो 25 करोड़ लोग हैं वो मायूस नहीं है आज? खान साहब ने एक भी अपना मैंडेट का पोर्शन डिलीवर किया है? आज मैं कैसे फिर दोबारा निकलूंगा सड़क पे? मैं कैसे निकलूंगा? यही लम्हा फिक्रिया है, यही एक जो है हल है। और चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये मैं 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठ के यही बात करता था कि रेवोल्यूशन किस तरह आएगा। मेरा एक दोस्त था पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरे साथ पढ़ता था, उसने एमए इंग्लिश किया था, तो उसको लेक्चरशिप तक नहीं मिल रही थी।
मेरा एक दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल मैथ में था, उसको लेक्चरशिप नहीं मिल रही थी क्योंकि सिफारिश नहीं थी। तो मैंने 1985 में कहा था पाकिस्तान बैठ के, पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 5 में बैठ के मैं बात करता था कि ये लोग रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, जिनके पास मास्टर डिग्रियां हैं, जिनके पास सिल्वर मेडल है, ये सड़कों पे निकलेंगे, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन वो नहीं आ सका, अफसोस के साथ। कौम सकत रखती है, कौम की ख्वाहिश जरूर है तब्दीली आए, करप्शन को रोका जाए, लेकिन जो एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है, एक ऐसे शिकंजे में जकड़ दिया गया है पाकिस्तान को, जहां सोचे मफलूज हो जाती हैं, सोचे मफलूज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह मेहरबानी फ़रमाए। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो डिग्री वाली, अभी आजकल हालात ये हैं कि जो जिन लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो जो है वो क्लर्क वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ग्रेड 14 या ग्रेड 12 की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि कभी जो एग्ज़ेक्टिव या ग्रेड 17 के लिए कभी अप्लाई किया करते थे। तो हालात तो वाक़ई अब वो जो वर्क फ़ोर्स तैयार होके बाहर जा रही है, लेकिन आगे जॉब कोई नहीं है। ये बिल्कुल बीमा बिल्कुल साहब, हाँ, मैं कहता हूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुत ही, बच्चे पैदल निकल के ग्रीस पहुंच गए, पैदल। और उसके बाद मेरे पीटीआई वाले कहते हैं, देखें जी, हमने लोगों को बाहर भेज के हम रेमिटेंस आ रही है, देखो इतने मजबूर कर दिया तुम लोगों ने कि पैदल ग्रीस पहुंच जाते, जाके बखाओ जरा। बेरोजगारी, गुर्बत, कहते हैं गुर्बत और दर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, कमर साहब, चीमा साहब, ये मेरे मुल्क के, मेरी मादरे मिलत के 74 साल से कपड़े फाड़ने वालों पर लानत बेशुमार। बिल्कुल, अल्लाह मेहरबानी करे। Sir, thank you very much, Ayat sir, for your time and for giving us, sharing your sentiments with our viewers. बहुत मेहरबानी सर। पाकिस्तान